फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द माउंटबैटन प्लान। टॉपिक आपके हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 जून को जो है 79th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है जून 3 डिक्लेरेशन की, जिसको हम माउंटबैटन प्लान भी कहते हैं। और इस अनाउंसमेंट की वजह से जो है पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ था इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 3 जून 1947 की जो इवनिंग थी, पूरा इंडिया वेट कर रहा था सुनने के लिए कि क्या कहा जाएगा, क्या अनाउंसमेंट होगी। तो 4 मैन जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट का फेट अनाउंस किया उस दिन, वो थे माउंटबैटन, नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह। तो माउंटबैटन जो है वो 1947 में ही इंडिया आए थे और उनको क्लियर मैंडेट था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कि इंडियन हैंड्स को ये पावर जो है आपको दे देनी है 30 जून 1948 तक। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया उस टाइम पर पीस पर नहीं था, कम्युनल वायलेंस हो रहा था हर जगह पर। माउंटबैटन ने क्विकली कंक्लूड किया कि यूनाइटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसलिए जून 3 प्लान में प्रपोज किया गया कि डिवीज़न होगा ब्रिटिश इंडिया का। पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो वोट करेंगी कि क्या वो पार्टीशन चाहती हैं इन प्रोविंसेस का। सिंध में जो है वहाँ की असेंबली डिसाइड करेगी क्या वो इंडिया को ज्वाइन करेगी क्या पाकिस्तान को। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में रेफरेंडम्स होंगे कि किस कंट्री को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा अगर पार्टीशन होता है तो। और इंडिया और पाकिस्तान जैसी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होगी। प्रिंसली स्टेट्स को किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो एडवांस करके 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस पार्टीशन को एंथुजियाज्म के साथ एक्सेप्ट नहीं किया था, रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया था। मोस्ट अर्जेंट कंसर्न था वायलेंस को रोकना। कांग्रेस लीडर्स का ये मानना था कि एक स्विफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही सिर्फ ऑर्डर को रिस्टोर कर पाएगा। और एक स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन भी थी। कांग्रेस लीडर्स, खासकर सरदार पटेल जैसे लीडर्स थे, वो कहते थे कि एक स्मॉल कोहेसिव इंडिया जो है वो प्रेफरेबल है, जिसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एक यूनाइटेड इंडिया से ज़्यादा बेटर वो ऑप्शन है। यूनाइटेड इंडिया जो है, अगर उसमें मुस्लिम लीग जैसी पार्टी होंगी जो परमानेंटली ऑब्स्ट्रक्ट करेगी गवर्नेंस, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मौलाना आज़ाद थे वो पार्टीशन को एंड तक अपोज करते आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था एक बार कि चाहे हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन 2 नेशंस जो हैं वो इंडिया में बन चुके हैं। और मुस्लिम लीग के लिए कैलकुलेस सिंपल था। उनके लिए अगर वो प्लान को एक्सेप्ट करते तो पाकिस्तान को गारंटी से मिल रहा था, तो वो उनका सेंट्रल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन बाद में जिन्ना के को समझ आया कि उन्होंने एक प्राइवेट लेटर लिखी थी, उसमें कहा था कि पार्टीशन करना पंजाब और बंगाल का एक मिस्टेक थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का वन टाइम बजटरी सपोर्ट अप्रूवल दे दिया है पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अब ये जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस को इंडियन एयरलाइंस के लिए स्टेबलाइज करेगा। तो जेट फ्यूल प्राइसेस मार्च से लेकर जो मार्च में 60 रुपीज़ के थे वो 142 तक पहुंच चुके हैं, मतलब 135% इंक्रीज़ हुआ है। और एटीएफ जो था वो 40% एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट को केटर करता था, लेकिन अब उसकी जो कॉस्ट है वो 60% तक बढ़ चुकी है, मतलब एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन से अफेक्ट हो रहे हैं। और जो ये फंड होगा 10,000 करोड़ का, इसके बेनिफिशरीज होंगे पब्लिक सेक्टर ओएमसीज। 3 साल के लिए फंड बनाया जा रहा है। इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस मिलेंगे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। और ये सिर्फ इंडियन कैरियर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डोमेस्टिक राउट्स पे ऑपरेट करें या इंटरनेशनल राउट्स पर। लेकिन उनको जो है एटीएफ एक्सक्लूसिवली पार्टिसिपेटिंग ओएमसी से ही जो है वो प्रोक्योर करना पड़ेगा। एक बेंचमार्क एटीएफ प्राइस भी फिक्स किया जाएगा। जब भी इंटरनेशनल इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस इस बेंचमार्क से कम होंगे, इस बेंचमार्क से ज़्यादा होंगे, तो ओएमसीज को कंपनसेट किया जाएगा इस फंड में से। और जब फ्यूल प्राइसेस डिक्लाइन होंगे, एक्सेस अमाउंट जो है वो फिर रिकवर की जाएगी ओएमसीज से और बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाली जाएगी। तो एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड होगा ये। जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप इसमें से फंड में से पैसा निकाल रहे हो, जब प्राइस कम हो रहा है तो इस फंड में पैसा डाल रहे हो, ठीक है। तो एयरलाइंस को इसका बेनिफिट रहेगा कि उनकी प्रोडिक्टेबिलिटी आ जाएगी फ्यूल कॉस्ट में। ओएमसीज के लिए क्या होगा कि उनको जो लॉसेस सहने पड़ते हैं वॉलेटाइल फ्यूल प्राइस की वजह से वो नहीं करने पड़ेंगे। इकोनॉमी को भी एक तरह से बेनिफिट होगा क्योंकि 77 लाख जॉब्स लगभग एविएशन इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है। इंडियन एयरलाइंस जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस फेस कर रही हैं और ये फैक्टर्स जो है वो खासकर एयर इंडिया को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। और कैबिनेट ने एक नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को भी जो है अप्रूवल दिया है, जो रिप्लेस करेगा ओल्ड पॉल्यूटिंग कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली एनसीआर रीजन में।
लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसेस को रिप्लेस किया जाएगा और प्रमोट की जाएगी क्लीनर मोबिलिटी और एक्सेलरेट किया जाएगा ईवी के एडॉप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू कर दिया है विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 में। ये एक यूथ लेड इनिशिएटिव है, स्ट्रेंथन करेगा ग्रास रूट्स एंगेजमेंट, प्रमोट करना चाहता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियाज़ बॉर्डर विलेजेस। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आईटीबीपी के साथ। इस प्रोग्राम में 500 मेरा युवा भारत वॉलंटियर्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री से जो लिए गए हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्टली एंगेज करेंगे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डर रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में। 7 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। यंग पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इन बॉर्डर विलेजेस में रहेंगे, लोगों के साथ आपस में बात करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नवचार मंत्र इनिशिएटिव। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने नवचार मंत्र इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एक नेशनल इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेटर्स। ये एम कर रहा है कि आइडेंटिफाई, नर्चर और एम्पलीफाई हो सके इंडिया की मोस्ट प्रॉमिसिंग ग्रास रूट्स इनोवेटर्स और अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है और ये डिज़ाइन किया जा रहा है एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम ऑफ सपोर्ट देने के लिए इनोवेटर्स को, और इनोवेटर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स और डोमेन एक्सपर्ट्स का। और उनके लिए जो इनोवेटर्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 टाउन से सबसे ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जल संचय जन भागीदारी स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज और स्टोरेज वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं अक्रॉस द कंट्री अंडर जल संचय जन भागीदारी स्कीम। 2024 में लॉन्च हुई थी स्कीम। एनहेंस करने के लिए वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्वीफर रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज शैफ्ट्स के साथ, और ये इंश्योर कर रही थी कि हर ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो कंजर्व हो। इसको सपोर्ट किया जा रहा है रिसोर्स सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसे कि CSR। होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉलो की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो कंस्ट्रक्ट करें मिनिमम ऑफ 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। तो ये 1931 में डिस्कवर किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। वन ऑफ द 2 कोर जोन्स है ये। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 कोर जोन्स हैं। और दोनों जो है वो अगर हम देखें तो ये यूनिक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ज़ांस्कर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस, और बहुत ही फेमस है ये अपने अल्पाइन मीडोज और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विरूपक्षा टेम्पल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ASI ने रिसेंटली रिमूव कर दी हैं वॉल्स जो कि मेन गोपुरम ऑफ विरूपक्षा टेम्पल के अंदर थी। तो विरूपक्षा टेम्पल जो है उसको हम पंपापति टेम्पल भी कहते हैं, और विरूपक्षा जो भगवान है वो बेसिकली शिवा हैं, और ये लोकेटेड है हम्पी में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और इसको जो है वो मोस्ट रिनोन टेम्पल है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 7th सेंचुरी AD में। इसको लेटर एक्सपैंड किया गया ड्यूरिंग चालुक्याज एंड होयसाला पीरियड्स। ये टेम्पल ने एक्सपीरियंस किया कंसिडरेबल ग्रोथ। जो विजयनगर रूलर्स हैं, खासकर किंग देवराया II और किंग कृष्ण देवराया, उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है टेम्पल के एक्सपेंशन में। टेम्पल जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बिल्ड किया गया है। डिज़ाइन जो है टेम्पल का उसमें रिपीटिंग पैटर्न्स हैं। इसमें जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, मल्टीपल पिलर्ड हॉल्स हैं, ग्रैंड गोपुरम्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेल फायर मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। US मिलिट्री ने फायर किया एक हेल फायर मिसाइल एक टैंकर के अगेंस्ट टुवर्ड्स ईरान। तो ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है। लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया था, और जो है इसको US के लिए बनाया गया है। 1984 से सर्विस में है ये एक एंटी टैंक वेपन की तरह, और एयर टू एयर वेपन अगेंस्ट हेलीकॉप्टर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज 7 से लेकर 11 किलोमीटर्स के आसपास होती है, और ये 8 से लेकर 11 kgs तक का पेलोड कैरी कर लेता है, और सब सोनिक स्पीड जो है वो मैक 1.3 तक की ये अचीव कर लेता है। So now let us see all these topics in English.
So the first topic is the Mountbatten Plan. This topic is important for your history section. So June 3, 2023, 6 marks the 79th anniversary of the June 3 Declaration, that is the Mountbatten Plan, which sealed the partition of British India into two independent nations, India and Pakistan. So on the evening of June 3rd, all of India was waiting to hear four men who announced the fate of the subcontinent: Mountbatten, Nehru, Jinnah, and Baldev Singh. So when Mountbatten arrived in March 1947, he carried a clear mandate from British Prime Minister, that is to transfer the power to Indian hands by June 30th, 1948. But India was not at peace at that time. Communal violence had already spread widely. So Mountbatten quickly concluded that a united transfer of power was no longer realistic. So June 3 plan accepted the division of British India, and Punjab and Bengal legislative assemblies would vote on whether to partition these provinces. Sindh assembly would decide whether to join India or Pakistan. In Northwest Frontier Province and Sylhet district, referendums would be held to determine which country they joined. Boundary commission would be set up if partition occurred. Two dominions would be established, India and Pakistan, which all of both of them would have their own constituent assembly, and princely states were required to accede to one of these two dominions. So transfer of power was advanced to August 15th, 1947. So Congress did not accept partition with enthusiasm, it accepted it reluctantly. The most urgent concern was stopping the violence. Congress leaders believed that only a swift transfer of power could restore order. There was also a strategic calculation. Congress leaders concluded that a smaller but cohesive India with a strong central government was preferable to a united India in which the Muslim League could permanently obstruct governance. So Maulana Azad, who opposed the partition to the end, recorded in his memoirs that whether we liked it or not, there were two nations for India. For the Muslim League, the calculus was simpler. Accepting the plan meant Pakistan was guaranteed, which was League's central political objective. But later on, Jinnah had reservations. In a private letter, he wrote that partitioning Punjab and Bengal was a mistake. So the next topic is ATF Price Stabilization Fund. This topic is important for your economy section. So Union Cabinet has approved a 10,000 crore one-time budgetary support mechanism for public sector oil companies to stabilize aviation turbine fuel prices for Indian Airlines. So jet fuel prices rose about from 60 rupees in March to now about 142 rupees in the month of May, which is about 135% increase in the prices. ATF constitutes about 40% of airlines operating cost under normal conditions, but now its share has risen to 60% because of the increase in prices. So this fund is about 10,000 crore rupees. Public sector OMCs will be the beneficiaries to support the Indian Airlines. This fund will be established for 3 years. Interest-free advances will be provided through Ministry of Petroleum, and it will be only applicable to those Indian carriers. It will be applicable only to Indian carriers who operate both domestic and international operations. Airlines availing the facility must procure ATF exclusively from participating OMCs. So a benchmark ATF price will also be fixed. Whenever international prices exceed this benchmark, the OMCs will be compensated from the corpus, and when fuel prices decline, the excessive amount will be recovered from OMCs and returned to the Consolidated Fund of India. This arrangement is designed to be a self-sustaining revolving fund. So for airlines, this would provide predictability in fuel costs. For OMCs, this will protect them from losses caused by volatile international fuel prices. And for the economy, this will protect approximately 77 lakh jobs linked to the aviation ecosystem. Indian Airlines have been facing multiple disruptions, and several of these factors particularly affected Air India the most. So Cabinet has also approved a scheme called National Capital Region Planning Board, which will replace older polluting commercial vehicles in Delhi NCR, and there will be about 2 lakh trucks and 16,000 buses which will be replaced, and cleaner mobility will be promoted, and acceleration of EV adoption will be there. So the next topic is Viksit Vibrant Village Program. This topic is important for your governance section. So Department of Youth Affairs has launched this first phase of Viksit Vibrant Village Program. It's a youth-led initiative aimed to strengthen grassroots engagement, fostering national integration and promoting sustainable development in India's border villages. It is being implemented in collaboration with Ministry of Home Affairs and ITBP. Program will see 500 Mera Yuva Bharat volunteers from across the country.
engaging directly with communities in strategically important border regions of Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Ladakh. So this is being designed as a 7-day residential program and will offer young participants an opportunity to live in border villages and interact closely with local communities, Panchayati Raj institutions, district administrations, and security forces. So the next topic is Navachar Mantra initiative. This topic is important for your economy section. Ministry of Skill Development has launched this Navachar Mantra initiative to strengthen grassroots entrepreneurship and expand opportunities for innovators across emerging India. So aim is to identify, nurture and amplify India's most promising grassroots innovators and early stage entrepreneurs. The initiative is of Ministry of Skill Development. This is designed to provide a structured ecosystem of support for innovators. Innovators will gain direct access to policymakers, industry leaders, investors, and domain experts. This will create pathways for innovators from Tier 2 and Tier 3 towns. So the next topic is Jal Sanchay Jan Bhagidari scheme. This topic is important for your governance section. So Union Jal Shakti Minister has said that about 1.5 crore artificial groundwater recharge and storage works have been reported across the country under Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative, which was launched in 2024 to enhance water recharge through rainwater harvesting, aquifer recharge, borewell recharge, recharge shafts. The aim is to ensure that every drop of water is conserved, and it is supported through resource support from government and non-government resources like CSR funds, industrial houses, civic bodies. This is being guided by a whole of government and whole of society approach. The districts are encouraged to construct a minimum of 10,000 artificial recharge and storage structures. So the next topic is Valley of Flower National Park. This topic is important for your environment section. Recently, Valley of Flowers National Park, located in Chamoli district of Uttarakhand, has been opened to the tourists. So this is believed to have been discovered in 1931 and it's a UNESCO World Heritage Site. It forms one of the two core zones of the Nanda Devi Biosphere Reserve, the other being the Nanda Devi National Park. So together they encompass a unique transition zone between Zanskar and Great Himalayan ranges, and is famous for its alpine meadows and rich biodiversity. So the next topic is Virupaksha Temple. This topic is important for art and culture section. ASI has recently removed the walls built inside the main Gopuram of Virupaksha Temple. So it's also called the Pampapati Temple, and the Lord Virupaksha is basically the form of Lord Shiva. It is located in Hampi in the Vijayanagar district of Karnataka. It was established in 7th century AD. It was later expanded during the Chalukyas and Hoysala periods, and the temple experienced considerable growth during the Vijayanagar Empire. Rulers of Vijayanagar, especially King Devaraya II and King Krishna Devaraya, played a crucial role in the temple's expansion. The temple is built in the Dravidian architectural style. The design of the temple includes repeating patterns, showcasing the architectural and mathematical expertise of that era. So the temple complex includes a sanctum sanctorum, multiple pillared halls, antechambers, and grand gopurams. Okay. So the next topic is Hellfire missile. This topic is important for our security section. So US military fired a Hellfire missile at a tanker heading towards Iran. So this is a short-range air-to-ground subsonic tactical missile manufactured by Lockheed Martin, and it entered into US service in 1984 as a potent anti-tank weapon. It can also be used as an air-to-air weapon against helicopters. It has a range of 7 to 11 kilometers while carrying a payload of 8 to 11 kgs. The missile flies at subsonic speeds to a maximum of Mach 1.3. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.